हेलो दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अति महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ उपस्थित हैं जो कि 2024 के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत लाभदायक है, जिसमें कुछ नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, गुलियन बैरे सिंड्रोम जिसको जीबीएस भी कहते हैं, गैलियम मेटल, चंद्रयान 3, सोलर मिशन आदित्य L1, निसार सैटेलाइट, एक्सपोसैट, सिकल सेल, पोलरीमीटर, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, डार्क नेट, इस तरह की चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत पहली बार न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया। प्रोजेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर ओपेनहाइमर नाम से एक मूवी बनी जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में रही है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बात तब की है, 1938 का दौर था और उस दौरान वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं बन रही थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की संभावनाएं बन रही थी। जर्मनी उसमें अपना पूरा दबदबा किया था और नाजीज यानी कि जर्मनी के जो नेता हैं हिटलर, वो ज्यूज पे, जो ज्यूज होते थे उन पर अपना अत्याचार कर रहे थे। उस दौरान दो जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम है क्रमशः ऑटो हॉर्न और फ्रिज स्ट्रॉसमैन, ऑटो हॉर्न और फ्रिज स्ट्रॉसमैन ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये खोज निकाला कि हम लोग न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन करने में सक्षम हैं। जब इस बात की जानकारी अमेरिका पहुंची तो इस तथ्य को एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि खुद भी ज्यूइश थे, उनसे पूछा गया। रूजवेल्ट, जो अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि हाँ हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी हो, तो रूजवेल्ट ने यूरेनियम कमेटी बनाई। यूरेनियम कमेटी बनाने के बाद 1941 में ब्रिटिश साइंटिस्ट की मदद से उन्हें ये पता चला कि हाँ ये बिल्कुल संभव है कि न्यूक्लियर फिजन हो सकता है और फिजन के दौरान, नाभिकीय विखंडन के दौरान असीमित ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग हम बम बनाने में कर सकते हैं और उससे अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड तबाही देखी जाएगी। फिर दोबारा S1 कमेटी बना करके अमेरिका ने इस चीज की पुष्टि की। अब बात यहां पर आई, देशों के बीच में कौन पहले न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेगा। जहां जर्मनी एक ओर अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहा था, दूसरी ओर अमेरिका इस साइंस की लड़ाई में खुद को आगे ले जाने की होड़ में सबसे आगे था। बात आती है 270 ब्रॉडवे मैनहट्टन की। ये वो स्थान है जहां पर आपके अमेरिकी साइंटिस्ट अमेरिकी सेना के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट की स्टार्ट करते हैं, जो प्रोजेक्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने के क्षेत्र में था। मैनहट्टन इंजीनियर्स डिस्ट्रिक्ट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना स्टार्ट किया जाता है। बात यह थी कि चूंकि डायरेक्ट अमेरिका के पास यूरेनियम के भंडार उस तरीके के नहीं थे जैसा कि बम बनाने के लिए चाहिए थे, इसीलिए उन्हें बेल्जियन कॉन्गो से बम के जो यूरेनियम यानी कि जो मेन फ्यूल है उसको लेकर के आना पड़ता था। इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए एक और लैब बनाई गई और अमेरिका के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग लैब्स बनाई गई। तो जो सबसे बड़ी और सबसे मेन लैब थी उसका नाम था लॉस अमालोस प्रोजेक्ट। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, इसका नाम था लॉस एलामोस प्रोजेक्ट। ये लॉस एलामोस प्रोजेक्ट जो है, जो टेस्ट करने जा रहा था उसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। ये ट्रिनिटी टेस्ट क्या था? ये ट्रिनिटी टेस्ट न्यूक्लियर फिजन का एक टेस्ट था। इसमें मुख्य लेबोरेटरी में दो वेपन पर टेस्टिंग होनी थी। पहला था यूरेनियम 235 और दूसरा था प्लूटोनियम 239। तो दोनों ईंधन या दोनों फ्यूल का नाम भी याद रखेंगे। इसमें जो मेन साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओपेनहाइमर। तो जो मूवी आई है उस मूवी का नाम भी आपने सुना होगा कि ओपेनहाइमर है। ये लीडिंग साइंटिस्ट थे जिनकी देख रेख में ट्रिनिटी टेस्ट हो रहा था। बात आती है अल्मा गॉर्डो एयर बेस की, जहां पर 5:30 16 जुलाई सन 1945 को ये ट्रिनिटी टेस्ट को अंजाम दिया गया। अगर आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह जो है टेस्ट के परिणाम सामने आए। जब टेस्ट के परिणाम सक्सेसफुल हुए तो उसके बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 33वें प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, उन्होंने 26 जुलाई 1945 में उस वॉर की स्थिति में जापान को चेताया, चूंकि जर्मनी तब तक हार चुका था और
इनके पास न्यूक्लियर बम आने के पास इन्होंने जापान को खुले तौर पर कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दीजिए। जापान उस समय एक बड़ी ताकतवर शक्ति हुआ करता था और जापान ने इससे मना कर दिया। अनकंडीशनल सरेंडर के साथ अमेरिका ने यह भी कहा कि इसके बहुत भयावह परिणाम भुगतने होंगे। उस वक्त तक विश्व को यह नहीं पता था कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है और अमेरिका या उसके जो प्रधानमंत्री हैं उनकी इजाज़त से, हैरी ट्रूमैन की इजाज़त से अमेरिका इस तरह के घातक हमले की योजना बना सकता है। बात है 6 अगस्त 1945 की, जबकि यूरेनियम 235 से लैस एक बम जिसका नाम लिटिल बॉय था उसे हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। हिरोशिमा पर गिराने के बाद एक भयानक तबाही स्टार्ट हुई, लेकिन फिर से अमेरिका ने एक बार जापान से कहा कि अब हम तुम्हें अनकंडीशनल सरेंडर के लिए फिर से ऑफर करते हैं और जापान ने यहाँ पर कहा नो। जापान को ये गलती करने का एक भारी नतीजा 9 अगस्त सन 1945 को भुगतना पड़ा, जब नागासाकी पर फैट मैन नाम का एक दूसरा बम गिराया गया जो कि ईंधन प्लूटोनियम 239 से युक्त था। तो ये थी पूरी स्टोरी जो आपके मैनहट्टन प्रोजेक्ट को बताती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जिस भी चीज़ से रिलेटेड है वो यहाँ पर उजागर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया कि एक शहर या एक स्थान के नाम पर प्रोजेक्ट रखने पर किसी को ये शक नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं उसका नाम है गुलियन बैरे सिंड्रोम। सुनने में काफ़ी अजीब लगता हुआ, गुलियन बैरे सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। न्यूरोलॉजिकल विकार वो होता है जहाँ पर आपको न्यूरॉन्स से रिलेटेड बीमारी होती है। एक्यूट पैरालिटिक पॉलीन्यूरियोपैथी के नाम से जाना जाने वाला ये एक तेज़ी से पैरों के रास्ते फैलने वाला बीमारी है। बीमारी किसके कारण होती है? तो 3 तरह के इन्फेक्शन है जिससे ये बीमारी फैल रही है। पहला है कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई। दोस्तों नाम याद रखिएगा, सुनने में पहली बार अजीब लगेगा लेकिन जब एग्जामिनेशन में आएगा तो होश उड़ा के रख देगा। कैंपिलोबैक्टर जेजुनाई, दूसरा है साइटोमेगलोवायरस और तीसरा है एप्स्टीन बार वायरस। ये तीनों वायरस किसी तरह से अगर शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे जीबीएस देखने को मिलता है। हालांकि इसके लक्षणों से ये स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से एग्जैक्टली जीबीएस हो रहा है। बात इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि पेरू जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है वहाँ पर इस वायरस के कारण करीबन 200 प्लस रोगी पाए गए हैं और चूंकि ये एक सिंड्रोम है इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो पेरू देश ने आपातकाल घोषित किया है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जीबीएस गुरियन बैरेलिस डिजीज़ के कारण किस देश में आपातकाल घोषित हुआ है तो वो देश का नाम है पेरू। तो इसको जीबी सिंड्रोम भी बोलते हैं क्योंकि ये एक डिजीज़ नहीं है। मैं कई बार डिजीज़ यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। अगला देखते हैं क्या बात होती है इसमें। इसमें सबसे पहले आपके रिफ्लेक्स या प्रत्यावर्ती अंगों में पैरों के साइड से वो थोड़ा सा काम करना बंद कर देते हैं, उनमें सेंस जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा है सिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस होती है, इसमें ये वर्ड है, कीवर्ड है, याद रखिएगा। तीसरा है पेरिफेरल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब किसी भी तरह का जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें आपका सेंसेशन या जो एक झंझनाहट होती है उसका लॉस हो जाता है। और लास्ट में न्यूरोपैथिक पेन होता है। ठीक है, इसमें पेन भी होता है। धीरे धीरे ये चीज़ें पैर से आपके बाकी शरीर के अंगों में पहुंचती हैं और आपके फेशियल नर्व में भी वीकनेस शो होती हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं। अगर लक्षण की बात करेगा तो इन्हीं में से कोई लक्षण आप दिखा सकते हैं। एक चीज़ और है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को कोविड वैक्सीन लगने के बाद, ये पॉइंट नोट करिएगा, कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद, टीकाकरण के बाद भी जीबीएस के सिम्टम देखे गए हैं और ये वंशानुगत नहीं है। तो कुछ ये पॉइंट्स थे, अगर इसमें कुछ घुमाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल याद रखिएगा। लक्षण ये होते हैं कि कमजोरी होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है, अकड़न होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मस्तिष्क के संकेतों को मांसपेशी जवाब नहीं दे पाती है। मीन्स अगर मस्तिष्क कोई संकेत भेज रहा है आपके पैर में तो वहाँ की मांसपेशी बिल्कुल नम हो जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, यूरिन पास करने में कठिनाई होती है और अंततः पैरालिसिस जैसी स्थिति आती है।
दो तरह का इलाज यहाँ किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है इम्यूनोग्लोबुलिस का इलाज। इसमें क्या करते हैं कि एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इंजेक्शंस के द्वारा। और दूसरा है प्लाज्मा एक्सचेंज। इसमें एंटीबॉडीज़ को ब्लड से सेपरेट कर देते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? तो ब्लड निकालते हैं फिर सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीबीएस या जीबी सिंड्रोम के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। आज का तीसरा टॉपिक देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तीसरा है गैलियम मेटल। गैलियम मेटल का एटॉमिक नंबर 31 होता है। ये सॉफ्ट सिल्वर कलर का मेटल होता है जो कि हाइड्रागेरम जैसी प्रॉपर्टी रखता है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। मतलब प्रॉपर्टी रखने का मतलब ये है कि ये सिल्वर कलर का होता है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पर मैंने एक बात और लिखी है कि एनिमी ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि अगर इसको आप एल्युमिनियम मेटल पर डाल देते हो तो एल्युमिनियम मेटल बिल्कुल टूट जाता है, यानी कि ब्रिटिल या भंगुर अवस्था में आ जाता है। आप इससे रिलेटेड वीडियोस भी यूट्यूब पर देख सकते हो। बात आती है गैलियम ऑक्साइड की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गैलियम ऑक्साइड बेसिकली सेमीकंडक्टर के बनाने में या उसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तो इसकी मदद से सेमीकंडक्टर वेफर्स, एलईडी और चिपसेट बनाए जाते हैं। इसका रक्षा और स्पेस के क्षेत्र में भी योगदान है। बात इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि चाइना ने ये कहा कि चूंकि चाइना प्रोड्यूस करता है 80% गैलियम अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2020 के अकॉर्डिंग चाइना सबसे ज़्यादा गैलियम प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का। और चाइना ने 1 अगस्त 2023 को ये कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले गैलियम और जर्मेनियम, जिसका 60% चाइना उत्पादित करता है, कि निर्यात नियंत्रण की घोषणा कर दी। यानी कि उसने कहा कि हम निर्यात पर नियंत्रण करने जा रहे हैं, हम अपने वहाँ से निर्यात बहुत कम करेंगे। तो इसको जो है अमेरिका, नीदरलैंड और आपकी वेस्ट कंट्रीज़ ने कड़ा प्रतिरोध दिखाया है, क्योंकि जिस भी कंट्री में जो भी मेटल या सामान होता है उसका बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाता है और वो एक्सपोर्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन चाइना की इस पॉलिसी से अन्य देशों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस के सेक्टर में या सेमीकंडक्टर फील्ड में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अगर उसमें गैलियम और जर्मेनियम की ज़रूरत है और चाइना अगर उसका एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं चाइना पूरे विश्व से खुद ब खुद आगे निकल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। QFU मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन फॉर यू। आपको बताना है कि IIT रोपड़ के कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सतलज नदी के पास, शायद स्टूडेंट्स या एक्सपेरिमेंटर्स जो भी थे, उन्होंने सतलज नदी के पास कौन सी धातु की खोज की है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को छोड़ा गया और 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। तो 2 पॉइंट ये नोट डाउन करेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस स्थान पर विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की बेसिकली, उस स्थान का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उस स्थान का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। दूसरा पॉइंट है तिरंगा पॉइंट। 2019 में जो चंद्रयान लैंडर C2, मैं इसको लिख रहा हूँ, चंद्रयान लैंडर 2 जो भेजा गया था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिस स्थान पे हुआ लैंड करते हुए उसका नाम रखाया है तिरंगा पॉइंट। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। वहीं बात करें 23 अगस्त की, तो 23 अगस्त के दिन को नाम दिया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर करो। एक्चुअली कमेंट भी कर दो, क्योंकि कमेंट करने से ये पता चलता है कि कितनी और चीज़ें बतानी थी, आप लोगों की क्या मतलब राय है इस बारे में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें कुछ पेलोड्स लगे हैं, तो आप पेलोड्स के बारे में जानते हैं। रॉकेट जो भी चीज़ों को ले जाता है वहाँ पर परीक्षण के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन्हें पेलोड्स बोलते हैं। तो चलिए पेलोड्स की बात करते हैं। विक्रम लैंडर ने वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद एक एक्सपेरिमेंट संपन्न किया जिसका नाम है होप एक्सपेरिमेंट। क्या है ये होप एक्सपेरिमेंट? होप एक्सपेरिमेंट में
कमांड देने पर लैंडर का इंजन शुरू होता है, लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 40 किलोमीटर की ऊपर जाता है और उसके बाद सुरक्षित रूप से फिर से लैंड हो जाता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हॉप एक्सपेरिमेंट। और ये जो किक स्टार्ट प्रयोग था, इसने चंद्रमा से सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाने और मानव युक्त मिशन की उम्मीदें भी जगा दी हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात करें पेलोड्स की, तो लैंडर के पास अलग पेलोड्स हैं और रोवर के पास अलग पेलोड्स हैं। सबसे पहले लैंडर के पेलोड्स को देखते हैं। तो लैंडर के पास जो पहला पेलोड है उसका नाम है रंभा एलपी। लंबा एलपी का मतलब है लैंग म्यूर प्रोब। ये क्या करेगा, सतह के निकट के प्लाज्मा जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन होंगे प्लाज्मा में, ठीक है, उसके घनत्व और समय के साथ इनमें परिवर्तनों की माप करेगा। तो मैंने क्या बताया कि प्लाज्मा के ऊपर इसका मेन फोकस होगा, तो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं प्लाज्मा के घनत्व, डेंसिटी, और उसके साथ जो चेंज है समय के साथ, चेंज ओवर टाइम, यहां पर ब्रैकेट में मैं टी लिख रहा हूं, ठीक है, चेंज ओवर टाइम के बारे में अध्ययन करेगा, जिसका नाम है रंभा लैंगम्यूर प्रोब। दूसरा आता है चेस्ट, CHASTE। इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों की माप करेगा। मींस कुल मिलाकर के ये थर्मल या तापीय गुणों की थर्मल क्वालिटी जो है वो चेक करेगा, तापीय गुण या तापीय वर्चू जो है वो चेक करेगा। तीसरा जो गया है, ये था आपका दूसरा, ये तीसरा, ये सब लैंडर के प्रोब हैं, याद रखिएगा, ये लैंडर के प्रोब हैं, ठीक है, रोवर के प्रोब नहीं है। तो तीसरा है इल्सा। इल्सा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर या आसपास में जो भी भूकंपीय स्थिति होगी उसको मापेगा और क्रस्ट और मेंटल की संरचना का भी चित्रण करेगा। तो क्या करेगा, भूकंपीय, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं, अर्थक्वेक नापेगा, और दूसरा काम करेगा क्रस्ट और मेंटल के संरचना का चित्रण करेगा, ठीक है। तो ये तीन जो थे आपके पेलोड्स वो लैंडर के हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। अब बात आती है रोवर के पेलोड्स की। तो इस पर आधारित प्रश्न भी कहीं पूछा हुआ है, शायद आरओ के पेपर में आया था। रोवर का पेलोड है APXS और दूसरा है LIBS। APXS का मतलब है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता ये लगाएगा। इस पे लिख लीजिएगा कि एक तरह का एक्सरे है इसके पास, तो रासायनिक, केमिकल और मिनरल स्ट्रक्चर का पता लगाएगा। और जो आपके पास LIBS है, LIBS क्या करेगा, जो लैंडिंग स्थल जहां पर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास वो उतरा है, वहां के जो मिट्टी है, चट्टाने हैं, उनकी तात्विक संरचना, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, Fe इत्यादि का पता लगाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ था LIBS के बारे में। और तीसरा चीज है, सबके पास अपना अपना पेलोड्स है। तो इस तरह से रॉकेट मॉड्यूल के पास भी एक पेलोड है, यानी कि प्रणोदन मॉड्यूल जो है उसके पास भी पेलोड है, इसको प्रणोदन बोलते हैं। इसके पास पेलोड है जिसका नाम है शेप। तो शेप का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, स्पेक्ट्रो पोलरीमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो ये एक्सपेरिमेंटल पेलोड जो है ये क्या करेगा, कुछ तरंग दैर्ध्य के रेंज में ये पता करेगा कि क्या पृथ्वी के जैसे रहने वाला यहाँ पर कुछ स्थिति है या नहीं है, ठीक है। तो शेप पेलोड के बारे में ये बातें थी। तो ये बात हो गया जो आपका अभी चंद्रयान 3 था उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। अदर जो भी बातें हैं वो आप एक बार जो है रीड आउट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बातें एग्जामिनेशन के लिए मैंने बता दी हैं। अगला और लास्ट टॉपिक जो आज की लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है आदित्य L1 और लैग्रेंज पॉइंट दोनों। सबसे पहले समझते हैं कि आदित्य L1 जो है वो क्यों भेजा गया, किस यान से भेजा गया और क्या क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले जानेंगे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की C57 उड़ान से इसको भेजा गया है और ये 25वां मिशन है जिसमें PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया गया है। 25वां मिशन है PSLV
एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का, कॉन्फ़ी लिख के छोड़ रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया गया है। क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य मैं आपको लिख करके बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है आपके जो आदित्य L1 मिशन है उसका। पहले तो जो सूर्य का वायुमंडल है, सूर्य का जो वायुमंडल है, यानी कि सूर्य की जो ऊपरी परत है जिसमें आपका क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फियर और कोरोना आता है, उसका अध्ययन करना है। उसके बाद क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का भी अध्ययन करना है, यानी कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना के अध्ययन के बाद इसकी हीटिंग का भी अध्ययन करना है कि किस प्रकार ये इतना ज़्यादा हीट करता है। फिर कोरोनल मास इजेक्शन की घटना और सौर लिपटों के पीछे का भौतिकी समझना है। आप देखे होंगे कभी सूरज की फोटो, तो सपोज करो कि ये अगर सन है तो इसमें इस तरह से कुछ लपट निकलती हुई किसी किसी फोटो में दिखाई देती है। इसी को बोलते हैं आपका कोरोनल मास इजेक्शन या सौर लपट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी अध्ययन करना है। इसके अलावा जो सूर्य की अलग अलग परत है, देखिए समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग को फोटो नहीं मिलेगा। तो फोटो मैं लेकर के आया हूं, ये देखिए फोटो है आपके सामने यहाँ पे। अब आपको ये देखना है, ओहो सारी चीज़ें तो आगे पीछे हो गई, हाँ ठीक है। आपको ये देखना है कि जो सबसे बाहर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोरोना, जहाँ मेरा कर्सर सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जो सूरज का पोर्शन हम लोग को दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के जस्ट अंदर होता है फोटोस्फेयर और उसके अंदर आपका कोर होता है। तो चार चीजें कभी कभी आपको आता है कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ध्यान से समझेंगे, इनसाइड टू आउटसाइड क्या क्या चीजें आती हैं। तो अंदर में आता है सबसे पहले कोर, हिंदी में भी कोर ही बोलते हैं, कोर सबसे अंदर आता है। ठीक है, अब इसको चाहे जिस तरह से समझ लीजिए, मैं ग्रेटर देन का नहीं निशान लगाऊंगा। सबसे अंदर आता है कोर, कोर के बाद आता है आपका फोटोस्फेयर, ठीक है, फोटोस्फेयर के बाद आता है क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के बाद आता है आपका कोरोना। ठीक है, तो ये चार क्रम है, सबसे अंदर कोर आता है, फिर फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर कोरोना। तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन्हीं के बारे में कुल मिलाकर के अध्ययन करना है। ये तो कारण था कि आदित्य L1 क्यों छोड़ा गया, कब छोड़ा गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 सितंबर को आदित्य L1 2023 में छोड़ा गया है। ठीक है, तो 2 सितंबर में चला गया है और ये जाएगा कहाँ, तो किसी लैग्रांजे पॉइंट पे जाता है। अब बात करेंगे कि लैग्रांजे पॉइंट है क्या। तो अगर ये आपका सन है जो मैंने फोटो में बना रखा है, काफ़ी पहले से ये नोट्स प्रिपेयर था, ये दे नहीं पाया था, डिलीवर नहीं कर पाया था। तो अगर ये आपका सन है और आपकी बाहर जो है अर्थ है, ठीक है, तो सन और अर्थ का दोनों साइड से लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है या कह सकते हो आकर्षण बल जो है, वो किसी एक पॉइंट पर जो है स्टेबल होता है। जैसे सन किसी भी चीज को अपने क्षेत्र में खींचता है और पृथ्वी किसी भी क्षेत्र चीज को अपने क्षेत्र में खींचना चाहती है। आपको पता है कि हर एक प्लेनेट का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे मून का G/6 है, यानी कि जो पृथ्वी का G है तो मून पे G/6 है। तो इसी त्वरण से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अब स्पेस में लैग्रेंजे पॉइंट वो नियत बिंदु या कांस्टेंट पॉइंट है जहां पर सूरज के द्वारा लगने वाला बल या पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर खींचने वाला लगने वाला बल जो होता है मिनिमम होता है, यानी कि ये स्टेबल पॉइंट है जहां पे कोई चीज स्थिर रूप में रह सकती है। तो मतलब ये जो आदित्य L1 गया है ये इन्हीं लैग्रेंजेस पॉइंट पे रहेगा। फिर से मैं एक बार भी पूरा बता देता हूं कि लैग्रेंजे पॉइंट क्या है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में लैग्रेंजे पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसा स्थान होता है जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह, मतलब जो सैटेलाइट है या जो बॉडी है, वो अपने कांस्टेंट बिंदु पे बना रहेगा। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो लैग्रेंजे पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां पे दो पिंडों के बीच काम करने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है या निष्प्रभावी कर देता है। इस स्थान पे दो बड़े पिंड यानी कि जो अर्थ है और जो सन है उनके मध्य में न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है। मतलब सबसे मिनिमम फ्यूल जो लगेगा वो लैग्रेंजे पॉइंट पे लगेगा आदित्य L1 के।
तो कुल 5 लैग्रेंजो पॉइंट निकाले गए हैं पृथ्वी और सन के बीच में, जिनका नाम L1, L2, L3, L4, L5 है। और यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको दिखा दूँ। तो L1 ये है, L2 ये है, ठीक है, L3, L4 ऊपर और L5 ये, ठीक है। ये 5 पॉइंट है जिसमें L1, L2, L3 जो है वो अनस्टेबल है, जबकि L4, L5 जो है स्टेबल है। यानी कि ये वाला पॉइंट स्टेबल है और ये वाला पॉइंट ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली, ठीक। महत्व क्या है? महत्व आपको पता ही है कि एक स्थान पे बना रहेगा जिससे उसका ईंधन कम खर्च होगा, ठीक है, और ये अपना काम करता रहेगा। चलिए, नाम किसके नाम पे दिया गया? तो जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में, जो कि इटली के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इटली में जन्मे थे और फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर जो है रखा गया है। 5 साल के लिए इसको टोटल ड्यूरेशन के लिए भेजा गया है। डिस्टेंस क्या होगी? 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, जो कि टोटल जो दूरी है सूरज से उसका 1% केवल है, ठीक है। कुछ पेलोड्स अपने साथ लेकर के गया है, जिसका यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया है। हालांकि इसे बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको आदित्य L1 के बारे में बताना था और लैग्रेंजे पॉइंट के बारे में बताना था। आशा है कि उतनी चीज़ें बता दिया हूँ मैं, ठीक है। सोलेक्स, हीलियोस, सूट और VLEC। तो सोलर लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लेकर के गया है। उसके अलावा सोलर विजिबल इमिशन लाइन कोरोना, जिसको VLES कहते हैं, वो VELC कहते हैं, वो लेकर के गया है। और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस लेकर के गया है। ये सारी चीज़ें जो है लेकर के गया है। अगर इन सीटू की बात करेंगे तो एस्पेक्स और पापा यानी कि प्लाज्मा इनेलाइजर पैकेट फॉर आदित्य, ये चीज़ें लेकर के गया है। और एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर लेकर के गया है। ये किस तरह से स्थिर है ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि अगर ये आदित्य L1 है, ठीक है, ये पूरा सेटअप है उसका, ठीक। तो अगर यहाँ सन है तो ये अपनी पीठ जो है वो सन की ओर रखा है, जो कि एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आदित्य L1 बेचारा जो है ये सीधे सन के पास में या सर की ओर मुंह करके खड़ा है, तब तो गल जाएगा। कुछ स्थिति इस तरह से है कि सौर आंधियों से उसकी जो है बचत हो सके, वो बच सके, ठीक। और यहाँ पर रह करके टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो अपनी कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स था आज के लिए। आशा करता हूँ कि किसी भी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो UPSC हो या UPPCS हो, इस पॉइंट से प्रश्न आने की संभावना है। ज़्यादा चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिख रखी हैं, तो हिंदी वाले बहुत गुस्सा करेंगे कि सर आपने हिंदी में नहीं लिख रखा है। लेकिन एक बात बता देता हूँ यार कि स्टैंडर्ड पॉइंट्स को पढ़ना है तो इंग्लिश में ज़्यादा डेटा मिलता है और उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। आगे भी इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो ये कोई कंटिन्यूअस लेक्चर नहीं होगा कि लगातार आ रही हैं, बट इंटरमिटेंटली मैं कोशिश करूँगा कि अक्टूबर तक इस तरह की चीज़ों को देने का प्रयास करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।